Hello students, today we are going to discuss a very important topic of Code of Civil Procedure 1908, that is res sub judice. What is res sub judice? It is stay of suits. Suits को stay करना, ये सेक्शन 10 में बताया गया है. Therefore, section 10 of CPC lays down the law with regard to stay of suits. सेक्शन 10 CPC एक कानून आपको बताता है विथ रिगार्ड टू स्टे ऑफ द सूट्स, जो रोक लगती है सूट्स पे. वेयर थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ पेंडिंग एजुकेशन बाय अ कोर्ट. जब भी कोई चीज़ें, कोई जो सूट्स हैं वो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, पेंडिंग है उसकी प्रोसीडिंग्स अंडर द एजुकेशन बाय अ कोर्ट, तब उस पर हम स्टे लगा देते हैं. फर्दर उस पर और कोई आप सूट फाइल नहीं कर सकते. इस तरह की कुछ बात है रेस सब जुडिस में. आइए पढ़ते हैं कि सेक्शन 10 क्या कहता है, एग्जैक्टली क्या कहता है. सेक्शन 10 रीड्स, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. मतलब क्या है इसका, और सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि कोई भी कोर्ट ऐसे किसी भी सूट का ट्रायल नहीं करेगा जो कि मैटर सब्सटेंशियली और डायरेक्टली किसी पुराने प्रीवियसली जो सूट फाइल हो चुका है बिटवीन द सेम पार्टीज़, या फिर उसके जो इतने सारे टाइप्स हैं, बिटवीन द पार्टीज़ अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग चल रहा है. तो जो पुराने, अगर सेम पार्टी सेम मैटर, इसके ऊपर ऑलरेडी केस इंस्टीट्यूट है और पूरी चीज़ें अभी पेंडिंग है, एजुकेशन में है, तो उस सेम पार्टी सेम मुद्दे सेम कोर्ट में या एनी अदर कोर्ट में आप फिर से वो सूट फाइल नहीं करेंगे. इस सूट को फाइल करने पर सेक्शन 10 रोक लगाता है. इट इज़ रेस सब जुडिस. इसको सिंपल समझेंगे तो जुरिडिक्शन में है अभी जो एजुकेशन उसका चल रहा है, इसलिए रुकिए जब तक कि पुराना वाला सेटल आउट ना हो जाए. तो एक्सप्लेनेशन इसी तरह का है. द पेंडिंग ऑफ द सूट इन द फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. तो कॉज ऑफ एक्शन अगर सेम है तो जो पेंडिंग सूट्स हैं इन द फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया. हाँ, अगर फॉरेन कोर्ट्स की बात है तो फिर इंडियन कोर्ट्स तो उसको ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ही सेम मैटर सेम मुद्दा सेम प्लेस सेम पार्टीज़ का जो सूट है वो फिर से ट्राई आउट करने के लिए या फाइल करने के लिए अलाउड नहीं है. उसके लिए रेस सब्जुडिस लगाया जाता है. द सेक्शन स्टिपुलेट्स अ मैंडेट टू द कोर्ट्स नॉट टू प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue. तो ये सेक्शन रोकता है किसी भी कोर्ट्स को कि आप प्रोसीड मत करिए अगर इस तरह का कोई भी सूट आपके सामने आता है. तो इस तरह ये रेस सब्जुडिस का क्या ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज़ टू प्रिवेंट अ कोर्ट ऑफ कंकरेंट जुरिडिक्शन from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigation. दो कोर्ट्स एक साथ किसी एक ही लिटिगेशन को पैरेलली एडजुकेट करें,
इस तरह की सिचुएशन ना आने पाए, आपस में कोर्ट्स एक दूसरे के ही डिसीजंस को के सामने खड़े ना हो जाए, चैलेंज ना करें। यानी इस कोर्ट ने भी मान लीजिए हाँ में फ़ैसला दे दिया और दूसरे कोर्ट ने, पैरेलल कोर्ट ने ना में फ़ैसला दे दिया, अब कौन सा फ़ैसला आप सही मानेंगे? तो पूरा जो हमारा व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। तो इस तरह की स्थिति को ना आने पाए इसलिए सेक्शन 10 लागू होता है। द पॉलिसी ऑफ लॉ इज़ टू कन्फाइन द प्लेंटिफ टू वन लिटिगेशन। तो एक लिटिगेशन जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक दूसरा फाइल करने से मना किया जाता है। दिस इज रेस सब जुडिस। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 आखिर कब कब अप्लाई हो सकता है? शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। तो अगर कोई प्रीवियसली पहले से कोई सूट आपने फाइल किया और वो अभी पेंडिंग है तो सेक्शन 10 लागू हो जाएगा। दूसरी बात, द मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स मस्ट बी सब्सटैंशियली एंड डायरेक्टली द सेम। अगर दो सूट्स हैं यानी दूसरा वाला और प्लस प्रीवियस दोनों में सेम मैटर है तो और सब्सटैंशियली सेम है तब भी सेक्शन 10 लागू होगा। बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज। अगर पार्टीज सेम है तब भी सेक्शन 10 लागू होगा। चौथी बात, सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग एंड द सेम टाइटल इन बोथ द सूट्स। जो टाइटल है पार्टीज का वो भी सेम है तो भी सेक्शन 10 लागू करना है। द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग मस्ट हैव जुरिडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम इन सब्सिक्वेंट सूट। तो वो जो कोर्ट है प्रीवियस सूट जहाँ पे फाइल हुआ है, जहाँ पे पेंडिंग है वो अभी, तो उसके पास जुरिडिक्शन होना चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ। अगर ऐसा है उसके पास जुरिडिक्शन तो सेक्शन 10 लागू हो जाएगा। द प्रीवियसली इंस्टीट्यूट मस्ट बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट इन विच द सब्सिक्वेंट सूट इज़ ब्रॉट। अगर मान लीजिए पुराना वाला सूट भी उसी कोर्ट में जिसमें आप नया फाइल कर रहे हैं तो भी रेस सब जुडिस लागू हो जाएगा, सेक्शन 10 लागू हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस है जबकि सेक्शन 10 अप्लाई करता है ताकि ओवरलैपिंग एंड पैरेलल लिटिगेशंस ना हो जाएं। इसमें सेक्शन 10 के संबंध में एक बहुत फाइन सी और बात आप समझ लीजिए कि क्या ये तब अप्लाई होगा जब वन ऑफ द प्रोसीडिंग्स इज नॉट अ सूट। दैट इज, कैन सेक्शन 10 CPC अप्लाई where one of the two proceedings is not a suit? In Indrapal Singh versus BT Woolen Mill, Delhi High Court answered this question in negative and has observed that Section 10 of CPC applies only to the suits and cannot apply where one of the two proceedings is not a suit. किन्हीं दो में से एक प्रोसीडिंग अगर सूट नहीं है तब सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, ये केवल सूट्स पे ही अप्लाई करेगा, एक सूट और दूसरा सूट। इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रोवेंशन अगर हो गया तो? अ डिक्री पास्ड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 10 इज नॉट अ नलिटी एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड। अगर मान लीजिए कोई डिक्री पास हो जाती है कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 10 के केस में तो वो नल नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट तो हो सकती है। So student, this lecture will help you in understanding section 10 res sub judice. I hope you will benefit by it. Keep learning. Bye bye for now.